गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Namaste dear students, welcome back in our session of economics. It's a second session where we are dealing with introduction to micro and macroeconomics. Let's continue revision of that what we have discussed in last lecture. Ragnar Fetch, an Norwegian economist, classified economics into two branches, microeconomics and macroeconomics. प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नजर आना चाहिए बच्चों। पहले वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो, both these words are derived from a Greek word. Micro means small, macro means large. Then we have seen meaning of microeconomics. Microeconomics means a small thing, a part. I can say a small part of a thing. Microeconomics deals with small part of national economy. Microeconomics deals with a small part of the national economy. It studies economic actions and behavior. It studies economic actions and behavior. But action और behavior किसका होगा? इंडिविजुअल यूनिट्स का, जिसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आते हैं और अ फर्म, या तो इसमें प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर। मीनिंग में ये सब आपको क्लियर करना है। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ individual units such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of particular commodity or a factor. Then we have seen definition of microeconomics, definition of Maurice Dobb, definition of Professor A.P. Lerner. दोनों definition मैंने आपको learn करने को बोला था। I hope आपने नोटबुक में लिखा होगा और उसको बाय हार्ट भी कर लिया होगा। Maurice Dobb says microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. बच्चों यहाँ पर इकोनॉमी मतलब नेशन, कंट्री। हम पूरे कंट्री को कैसे स्टडी करेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्टडी मीन्स काफी बारीकी से और डिटेल में पार्ट पार्ट करके ईच एंड एवरी एलिमेंट स्टडी करना पूरे इकोनॉमी का, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। वंस अगेन in very simple line, Maurice Dobb says microeconomics is in fact microscopic study of the economy. A.P. Lerner says microeconomics consisting
सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के तरफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। वही बात कर रहा है, इकोनॉमी को देखो लेकिन माइक्रोस्कोप से देखो, as it were to see how millions of cells in the body of economy, हमारे इकोनॉमी में मिलियंस ऑफ सेल्स कैसे काम करते हैं उसको देखना है आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू। दिस लाइन इज गिवन बाय एपी लर्नर। इंडिविजुअल, उसमें हाउस होल्ड्स आए, कंज्यूमर इंडिविजुअल और फर्म्स एज अ प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी ऑर्गेनिज्म। ये जो डैश के बाद लिखा हुआ लाइन है ना बच्चों, दिस इज नॉट मैंडेटरी लाइन। अगर आप इतना भी लिख दोते हो, as it were to see how millions of cells in the body of the economy, तो यहां तक भी वो बन सकता है डेफिनेशन। बराबर, क्या है डेफिनेशन? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप as it were to see how millions of cells in the body of economy. Okay, after that we have seen scope of microeconomics। हमने उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखा। स्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। स्कोप में 3 चीजें आती हैं, वो है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। हम इसको डिटेल में फिर से किसी क्वेश्चन में आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो अभी आप इतना ही याद रखोगे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 सब डिविजन्स है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। याद रखना बच्चों, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इकोनॉमिक वेलफेयर, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसको डिटेल में फिर से स्टडी करेंगे हम लोग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ न्यू पार्ट, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Features of microeconomics. Total 8 points are there. Total 8 point है, जिसमें से in last lecture we made discussion on 3 points. हमने 3 पॉइंट पे डिस्कशन किया था। एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं बच्चों उस पर। पॉइंट नंबर 1 is study of individual units. Features of microeconomics. Point number 1, study of individual units. Microeconomics is a study of behavior of small individual economic units. आपको क्लियरली बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है बिहेवियर स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। यूनिट्स में आप एग्जांपल में क्या लिखोगे? इंडिविजुअल फर्म्स, individual prices and individual households. Clear? Point number 2, price theory. Price theory में आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन करना, उसको कैलकुलेट करना। प्राइसेस, किसके प्राइसेस? गुड्स, सर्विसेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना बच्चों, मैंने पहले भी डिस्कशन किया, मैन्युफैक्चरर गुड्स और सर्विस का प्राइस डिसाइड नहीं करता है, प्राइस डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड
supply. So goods and services as well as factors of production. Hence, microeconomics is known as price theory. Okay. Next, partial equilibrium. यहाँ पर मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग पहले हमने डिस्कस किया. इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस करना, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स. आपको बैलेंस करना है बिटवीन टू फैक्टर. वो टू फैक्टर्स कोई भी हो सकता है. प्राइस डिमांड हो सकता है, डिमांड प्राइस हो सकता है, या सप्लाई प्राइस हो सकता है. कोई भी दो फैक्टर का बैलेंसिंग करना उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम करना. देन आफ्टर एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम. मैंने बोला था ये वर्ड जो है पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. सर ये पार्शियल इक्विलिब्रियम के थ्रू क्या बताता है? पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में था वैसे ही सर उसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, देन इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकता है. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आइसोलेट करता है an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. मतलब सर भीड़ में अगर 100 लोग खड़े हैं तो एक को अलग किया जाएगा और उस एक ही इंडिविजुअल फर्म हो, कंज्यूमर हो, इंडस्ट्री हो, उसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा. इसलिए दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम. These 3 points already we have made discussion in last lecture. Now let's move. आगे बढ़ते हैं बच्चों, एकदम धीरे धीरे आगे जाना है, कोई घाई नहीं है. Okay. Now, point number 4, based on certain assumptions. अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना बच्चों, this is based on certain assumptions. सर ये assumptions क्या होता है? अभी बहुत सारी चीजें हैं. हो सकता है कि somewhere you have learnt about a story. सर कभी कभी हमको बचपन में ऐसी कहानियां बताई गई थी जो रियल नहीं थे, ऐसे विश्वास करना पड़ता था. हाँ सर वहां पर भगवान है, सर वहां पर भूत है. जिस तरीके से भी आपने अजम्पशन लेकर उस स्टोरी को समझा एंड यू हैव शोन योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टोरी, बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स भी लगभग ऐसे ही कुछ करता है. जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विथ फंडामेंटल असम्पशन. इस वर्ड पे ध्यान देना. माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विथ फंडामेंटल असम्पशंस. सर ये असम्पशंस क्या? बस आपको बोल दिया जाता है कि ऐसा है. अब ये जो वर्ड मैंने यूज किया सर ऐसा है, इकोनॉमिक्स में उसको सिट्रिस पैरिबस कहते हैं. इकोनॉमिक्स में उसको सिट्रिस पैरिबस कहते हैं. सिट्रिस पैरिबस को सिंपल वर्ड में ऐसे बुलाया जाता है, other things being constant. मतलब मैं जो बोल रहा हूं बस वही सुनना, बाकी चीजों को दिमाग में मत लाना. I have given you example of story. सर अगर हमको कह दिया जाता एक गांव है, वहां पर इतने इतने लोग रहते हैं, एक राजा है, सर एक परी है, एक जंगल है, उसमें एक शेर है, तो जैसे बोला गया आपने उसको वैसे ही सुन लिया. बस दैट इज कॉल्ड एज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. जब आपको बोला सर जंगल में एक शेर है तो आपने अजम्पशन लिया सर पूरे जंगल में एक ही शेर है और कोई शेर वहां पर नहीं है. बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ इसी ढंग से हम लोग स्टडी करते हैं. other things remaining constant मतलब आपको इकोनॉमिस्ट जो बोलेगा पढ़ते वक्त, लॉ पढ़ते वक्त वही सुनना है, वही assumption लेकर लॉ को समझना है. other things remaining constant, बाकी चीजों के बारे में सवाल नहीं खड़ा करना, क्वेश्चन रेज नहीं करना है. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जहां पर आपको assumptions मिलेंगे. जैसे
परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है। लेजी फेयर पॉलिसी, इसका मतलब है लेजी, लेजी समझ में आता है सर, एकदम सुस्त। लेजी फेयर पॉलिसी नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे आएगा, जिसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है कि सर गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन बिजनेस पॉलिसीज। ऐसा हो ही नहीं सकता है बच्चों। आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त कोई ऐसा बताएगा कि लेजी फेयर पॉलिसी, गवर्नमेंट लेजी रहेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है बच्चों। गवर्नमेंट लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस, एन नंबर ऑफ पॉलिसीज बनाने में इंटरफेयर करती ही है। आगे और भी बोला, प्योर कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म वर्ड आपने कभी स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। कैपिटलिज्म मतलब ओनली होल्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होगा, उसको कहते हैं प्योर कैपिटलिज्म। ऐसा भी रियलिटी में नहीं होता। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट। सर पूरे कंट्री में सबको जॉब है, अभी तो जो है वो भी जा चुका है बच्चों, मैक्सिमम लोगों का। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी इकोनॉमिक का लॉ पढ़ते वक्त एक असम्पशन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके सामने 4 असम्पशंस के एग्जांपल दिए हुए हैं। परफेक्ट कंपटीशन, लेजी फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा। These assumption makes analysis simple। इस लाइन का मतलब है कुछ चीजों को पढ़ते वक्त, कुछ चीजों को समझते वक्त आपको अल्टरनेट पॉइंट्स कांस्टेंट रखने पड़ते हैं, कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो बस तभी आप लॉ को अच्छे से समझ पाओगे। दैट्स व्हाई दे मेड दिस पॉइंट बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। उनका बोलना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे असम्पशन पर बेस्ड करता है। इज इट क्लियर? वो वर्ड याद रखना, सिट्रस पैरिबस, other things remaining constant। सिट्रस पैरिबस ये वर्ड हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, उसके बदले हम लोग वर्ड क्या लिखेंगे, सिंपल 4 वर्ड है, other things being constant। okay, I hope you all have understood point number 4 based on certain assumptions। now point number 5, slicing method। point number 5 बोलता है slicing method। क्या होता है स्लाइसिंग मेथड? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों स्लाइस समझ में आता है आपको? सर ब्रेड, उसके छोटे छोटे पीसेस किए गए, उसको कहते हैं स्लाइसेस। स्लाइस मतलब स्मॉल पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड को अडॉप्ट करता है। लाइन लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड को यूज करता है। सर स्लाइसिंग मतलब पीसेस करना, पीसेस करना। सर एक साथ पूरा रोटी हम नहीं खा पाते, रोटी को कंज्यूम करने के लिए छोटे पीसेस में उसको बांट कर कंज्यूम किया जाता है, बस वही यहां पर लिखा हुआ। इट स्प्लिट्स डिवाइड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट करता है और डिवाइड करता है। किसको? यहाँ पर रोटी या ब्रेड की बात नहीं चल रही है बच्चों, किसकी बात चल रही है? पूरे इकोनॉमी को, पूरे इकोनॉमी को। और पूरे इकोनॉमी को किसमें डिवाइड करते हैं? स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। याद रखना सर, एक पीस को, एक पोर्शन को पूरे इकोनॉमी से अलग करके उसको डिटेल में सेपरेटली स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस मेथड को कहते हैं जो हमने किया स्लाइसिंग मेथड। एक एग्जांपल आपके सामने रखा है, देखो बच्चों, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ इनकम ऑफ होल पॉपुलेशन, लेकिन मैं सिर्फ इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ूंगा तो दैट विल गोइंग टू बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसको कहते हैं स्लाइसिंग मेथड अडॉप्ट करना। स्टडी ऑफ डिमांड, आप स्टडी कर रहे हो डिमांड को, लेकिन कौन से डिमांड को?
इंडिविजुअल डिमांड को। किसमें से? एग्रीगेट डिमांड में से। याद रखना, एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड, उसमें से आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो इंडिविजुअल डिमांड का, उसको कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 5 ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या? स्लाइसिंग एक मेथड है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स अडॉप्ट करता है, जिसमें होल इकोनॉमी को स्प्लिट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में, फिर उसको सेपरेटली स्टडी किया जाता है। दो एग्जांपल है आपके पास, नेशनल इनकम में से इंडिविजुअल का इनकम अलग किया, एग्रीगेट डिमांड में से इंडिविजुअल का डिमांड अलग किया, फिर उसको स्टडी किया जाता है। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, पॉइंट नंबर 5 स्लाइसिंग मेथड। अब आगे बढ़ते हैं। Okay, use of marginalism principle. Use of marginalism principle. Marginal means additional. ये वर्ड हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में बहुत काम का वर्ड है, बहुत सारे इकोनॉमी के लॉ इस वर्ड पर बनाए जाते हैं। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म क्या होता है? तो जवाब है मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। आपको बहुत भूख लगी एंड यू हैव कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ चपाती। आपको भूख लगा इसलिए आपने चपाती का पहला यूनिट कंज्यूम कर लिया। सेटिस्फेक्शन मिला? तो जवाब है हाँ सर मिला, बहुत ज्यादा मिला, बहुत अच्छा लगा। सर भूख पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई एंड यू हैव कंज्यूम्ड सेकेंड यूनिट ऑफ चपाती। फिर से आपको सेटिस्फेक्शन मिला। अगर कोई आपसे सवाल करता है सर व्हेन आई कंज्यूम्ड, if you'll compare satisfaction of first unit of chapati with a second unit of chapati, तो डिफरेंस में आपको क्या पता चलेगा? प्रैक्टिकली, या प्रैक्टिकली सोच के बताना। ज्यादा सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू सेकंड चपाती फर्स्ट चपाती से मिला होगा, क्योंकि सर उस वक्त मेरी भूख बहुत ज्यादा थी। सेकंड चपाती से भी सेटिस्फैक्शन मिला, बट कंपेयर टू फर्स्ट थोड़ा सा कम मिला। अगर आपको ऑफर किया जाता है चपाती नंबर 3rd, 4th, 5th, तो एक लेवल आएगा, चपाती वही साइज का, टेस्ट वही, बट आप उसको कंज्यूम करने से मना कर दोगे। सर ऐसी क्या बात है? सिंपल सा ऑर्डिनरी पर्सन बोलेगा सर मेरा तो पेट भर गया, अभी मेरे को खाने का नहीं है। बस इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से देखा जाता है बच्चों। जो यूनिट ऑफ चपाती एडिशन आ रहा था ना, एडिशनल यानी नया आपके सामने आ रहा था ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, साइज वही, टेस्ट वही, लेकिन उसके बेनिफिट्स डिक्रीज हो रहे थे। जिस एग्जाम्पल को मैंने आपके सामने अभी रखा ना बच्चों, बस उसी एग्जाम्पल को प्रोडक्शन लेवल पे लेके आ जाता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल पे लेके आ जाता है, और उसी को मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल मींस एडिशनल। उस एडिशनल कंजम्पशन से आपको एडिशनल बेनिफिट कितना मिला उसका मेजरमेंट होना चाहिए। उसका मेजरमेंट होने के बाद ही आप उसका पेमेंट करोगे। चलो मान लेते हैं वी आर नॉट एट होम, वी आर समवेयर इन होटल,
तो आप चपाती नंबर 4 चपाती नंबर 5 के लिए अपने जेब से पैसे निकाल के दोगे क्या? तो जवाब है नहीं सर, मैं उसको दूंगा ही नहीं। आई विल नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग फॉर दैट। आंसर, सर क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना एडिशनल यूनिट से। बस इसी एडिशनल यूनिट की बात है ना, उसको मार्जिनल कहते हैं बच्चों, उसी एडिशनल यूनिट को मार्जिनल कहते हैं। लेट्स सी क्या लिखा है वहां पर, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूं बच्चों। क्या लाइन लिखा हुआ है देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज ए की टूल, वर्ड पे ध्यान दो, की टूल। टूल मतलब औजार। जैसे किसी इलेक्ट्रिशियन के पास स्क्रू ड्राइवर होता है, पाना होता है, पाना नहीं होता है सॉरी, स्क्रू ड्राइवर होता है। सर ये सब चीजें उनके लिए की टूल्स है। हर प्रोफेशनल पर्सन नीड सम टूल्स टू परफॉर्म हिज सर्विस। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स में मार्जिनलिज्म एक टूल है। अब मार्जिनल वर्ड का मीनिंग क्या है, मैं वो पहले पूरा रीड कर लेता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज अ की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब जब मैं इकोनॉमी को एनालाइज करूंगा उस वक्त मार्जिनलिज्म मेरे लिए एक औजार रहेगा। द टर्म मार्जिनल मीन्स, वर्ड पे ध्यान देना, द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज बॉट इन टोटल। टोटल में जो चेंज लाया जाता है आगे लिखा बाय एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट से जो चेंज लाया जाता है उसके बारे में बात कर। मार्जिनल एनालिसिस marginal analysis helps to study variable through the changes। मतलब किसी भी वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है बच्चों कोई भी कॉन्सेप्ट, डिमांड हो, सप्लाई हो, प्राइस हो, इनकम हो, इकोनॉमिकल टर्म्स, कोई भी टर्म उसको वेरिएबल कहते हैं। अगर मैं उसको स्टडी करना चाहता हूं थ्रू चेंजेस, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया बच्चों। क्या एग्जांपल था? इफ वी आर कंज्यूमिंग चपातीज इन होटल, तो वो एडिशनल चपाती नंबर 3, 4, 5, 6 मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि वो एडिशनल यानी मार्जिनल कंजम्पशन मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देता। इकोनॉमिक्स में ये टूल है जो बार बार आपके सामने दिखाई देगा यूज करते हुए। क्लियर? ओके, वी हैव सीन पॉइंट नंबर 4, 5 and 6 based on certain assumptions, slicing method and marginalism principle. Okay, पॉइंट नंबर 7, 8 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स मेक अ फास्ट रिवीजन जो अभी तक का पॉइंट कंप्लीट हुआ उस पर। ओके, चलो देखते बच्चों क्या है। सबसे पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, प्राइस थियरी। पॉइंट्स को बैठ करना पड़ेगा बच्चों। पहले इसमें 2 एस है, एस है, 2 पॉइंट एस से शुरू होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्लाइसिंग मेथड। 2 पॉइंट पी से शुरू होता है, प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पॉइंट नंबर 4, बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions एंड देन यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। फिलहाल तो पॉइंट नंबर 3, 6 पॉइंट पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
study of individual units, price theory, partial equilibrium, based on certain assumptions ceteris paribus होता है, slicing method, use of marginalism principle. Is it clear? Point number 7, point number 8 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे in next lecture. Okay, thank you very much.